जी समझ आई सर किंजा? जी सर, इसमें इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट की बात की है, तो 25 pages, maybe planning, coordinating, नो commanding, नो 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 नो। जब हम पढ़ रहे थे कुछ इसके ऊपर time. मैनेजमेंट की स्किल्स पढ़ी थी हमने, याद है सर आपने? फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं, आई थिंक वो फर्स्ट लेक्चर नहीं था, वो सेकंड लेक्चर था। तो कम से कम यूट्यूब पे सेकंड जाके में नहीं लिया था सर। आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं, वहां पे अपलोड हुए पड़े हैं ये 4 लेक्चर अब तक वाले। यस सर, अभी नहीं लिए वो वाले, वो मैंने बुक आपसे तो कल ही पढ़, पूछा था। खुदा के बंदे इस तरह ना करो, ये फिर अब बाद में हाथ से निकल गया नहीं काबू होता। थ्योरी का सब्जेक्ट आपके काबू में नहीं आना, कोशिश करें जितना साथ ओके चलते सर, रहते हैं। आज ओके ओके चलो ठीक है। एक मतलब वैसे हम एक बात करते हैं कि जनरल मतलब जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आंखें बंद करें और सोचें कि मैंने टाइम मैनेजमेंट करनी है, मैं किसी को कोई काम कर रहा हूँ, तो मुझे कौन कौन से मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं उसको टाइम के अंदर नहीं कर पाऊंगा, मतलब क्या कुछ हो सकता है उसमें, एक कॉमन सेंस वाली बात है। प्रायोरिटी ना सेट करना, ओके बेहतरीन हो गया, प्रायोरिटी सेट नहीं हो गई, हम समझ आ गई। अगला पॉइंट, बहुत ज्यादा देर तक सोचना, ओके प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। रेड टेपिज्म होता है, मतलब पेपर गैर जरूरी है। करते जाना। फिर उसके बाद ये होता है कि डेलीगेट ना करना अननेसेसरी वर्क को। तो देखो मेरी बात सुनो, अब बीएम का पेपर, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ऑटम 15 में आया हुआ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन। मैं इसको आपका सजेस्टेड सोल्यूशन दिखाऊं ना, तो यकीन करें कि 5 नंबर में उसने जस्ट 5 लाइनें ही लिखी हैं। आपको उसने बस, आपने ये देखना है कि उसने वर्डिंग और ड्राफ्टिंग कैसे की है, सिंपल ये चीज देखना। बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, अब उसी ही चीज को वो घुमा रहा है। इसके अंदर सिर्फ हमारे लिए की पॉइंट क्या था, वो था बैरियर। हमने पूरी बुक में बैरियर का वर्ड सिर्फ इसी जगह पे इस्तेमाल होगा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, और कहीं पे भी नहीं होगा। हमने सबसे पहले कीवर्ड ढूंढना है, हमने कीवर्ड ढूंढा, उसको हमने फिर क्या कहते हैं अपनी उसके साथ एनालाइज करना है जो सिचुएशन होगी, और हमने उसका आंसर प्रोड्यूस कर देना। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी के सब्जेक्ट में कम से कम 1 पेज लिखते होते हैं हम उस पर नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे देखो जस्ट उसने 5 लाइनों में क्या कहते हैं 5 मार्क्स आपको एलोकेट कर दिए। तो ठीक हो गया, समझ आ गई, कम से कम मुझे पता चल गया कि आप चीजें कहाँ कहाँ मिस कर रहे हैं। तो अब ये डेली बेस पे एक एक्सरसाइज हुआ करेगी, खुद को तैयार रखना, ठीक हो गया। ओके चलें अब आगे चलते हैं। आप अपने माइक म्यूट करना चाहें तो म्यूट कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा अब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। एक मिनट मुझे कोई बताएगा कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब लिया जाता है? हमारे रोज हो रहा था ना कि ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है, ब्यूरोक्रेसी एक कर रही है, ब्यूरोक्रेसी से क्या मुराद होता है? ये सीएसएस ऑफिसर्स, सारे सीएसएस ऑफिसर्स ठीक है आते हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन वो सिर्फ वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है ना। एक परफेक्ट ब्यूरोक्रेसी कौन सी है हमारे मुल्क में, आप मुझे ये बताएं वाजे परफेक्ट। पाकिस्तान भी, जी वाजे पाकिस्तान। हाँ बेहतरीन, हमारी जो पाक आर्मी है वो परफेक्ट ब्यूरोक्रेसी की एक एग्जांपल है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर चीज डिफाइंड हो, उसके अपने रूल्स हो, रेगुलेशन हो, उसका अपना एक लॉ हो बाकायदा, मतलब उसका जो डॉक्यूमेंट हो, उसकी जो पॉलिसीज हो, उसका लॉ हो। और वो लॉ देखो, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ना प्रोसीजर रूल्स होते हैं, लेकिन वो लॉ नहीं होता। उनका लॉ क्या होता है, उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, वहां पे वो प्रोसीजर वगैरह नहीं लिखे होते जो मतलब इस तरह के चेक वगैरह काटने के या प्रमोशन के या डिमोशन के या रिमूवल रिजाइन, इन चीजों के वहां पे आर्टिकल में नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने पॉलिसीज होते हैं इंटरनल, ठीक हो गया। तो अब पॉलिसीज लॉ नहीं होता, इससे डेविएशन पॉसिबल है, डेविएशन की जा सकती है। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि उनके जो पॉलिसीज और प्रोसीजर होते हैं वो बाकायदा एक्ट होता है, आर्मी एक्ट होता है, लॉ होता है, उससे डेविएशन पॉसिबल ही नहीं होती। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी से मुराद कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, उसके मैनेजमेंट, उसकी वर्किंग, प्रोडक्शन, सेल, लेबर, कॉस्ट, वेरिएंस, ईच एंड एवरीथिंग एक एक्ट के अंदर डिफाइन होगी, और उसी तरीके से हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। तो ये होती है ब्यूरोक्रेसी। अब अगर मैं सोचूं कि अगर हर चीज लिखे पढ़े हिसाब से होना है तो यहाँ पे क्या कुछ होगा, मतलब मैं ऐसे ही कहता हूँ कि इसकी कमियां निकालने बैठता हूँ, हम इसमें कीड़े निकालते हैं। पहले कीड़े निकाल लेते हैं कि भाई हर चीज तो लिखे पढ़े हिसाब से हो रही है, उससे डेविएट नहीं हो सकता। पहला क्या होगा, बताएं जरा, मतलब क्या हो सकता है इसमें सर अगर लिखे सोचने पढ़े? समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी अगले बंदे की। एग्जैक्टली सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई, इनोवेशन खत्म हो जाएगी, और इसके बाद क्या कहते हैं वो रेड टेपिज्म बढ़ जाएगी,
वर्क फ्लो में क्या कहते हैं टाइम मैनेजमेंट का मसला होगा, कम्युनिकेशन डिले होगी, और क्या कहते हैं बहुत से मतलब इस तरह के छोटे छोटे हम कॉमन सेंस की चीजें सोच रहे हैं कि ये उसके मसले हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के। ठीक है, अब इसके फायदे हम सोचते हैं कि क्या होता। पहली तो बात मतलब एक सिंपल सा फायदा ये देख लेते हैं कि भाई हर चीज प्लान तरीके से होती है, लिखे हुए तरीके से होती है, अनबाइस होती है, मतलब किसी का हक नहीं मारा जाता, एक चीज ऐसे ना। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि Yes. भैया जी इसमें जो भी चीज होगी, जो उसकी प्लानिंग होती है या डिसीजन मेकिंग होती है, वो कंट्रोल में होती है, मतलब वो सिर्फ हायर अथॉरिटी कर रही होती है और उसके कंट्रोल में होती है। और इन केस के अगर कोई रैपिड चेंज होती है तो वो फौरन डिसीजन ले लेंगे, क्विक डिसीजन ले लेंगे, ऐसी है ना। अच्छा, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं कि भाई इसका क्या फायदा हो सकता है। इसमें ये हो सकता है कि इसके अंदर जो टास्क वगैरह होंगे वो सारे एक स्पेशलाइज्ड वे में परफॉर्म हो रहे होंगे, इसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये होगा कि वहां पे हर बंदे की हायरार्की अथॉरिटी डिफाइन होगी, तो कोई बंदा किसी के दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता, लिहाजा हर बंदा सिर्फ अपने काम के साथ काम रखेगा और अपनी तनख्वाह लेके चलता बनेगा। तो लिहाजा इस तरह के कुछ जनरल फायदे ना आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप पढ़ेंगे तो इन्हीं को देखेंगे कि यही कुछ है, इसी को हम वर्डिंग में कन्वर्ट करते जाएंगे और आगे भागते जाएंगे। वेबर साहब, मैडम वेबर साहब क्या थे, वेबर साहब ने जब देखा कि इन्होंने कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के परफेक्ट बनाने का भी तस्वुर दिया है उसने और अच्छी मैनेजमेंट के भी उसने कंसेप्ट दे दिए, रूल्स प्रिंसिपल दे दिए, लेकिन वो इनसे मुतमईन नहीं था। तो कि भाई मैनेजमेंट मैनेजमेंट होती है, इंसान होते हैं, फरिश्ते नहीं होते कि वो भाई इक्विटी भी रखें, वार्डर भी रखें, अनबाइस भी रहें, डिसीजन मेकिंग भी अच्छे तरीके से करें। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाएगी, लिहाजा कोई और तरीका निकाला जाए। तो इसने कहा कि देखो भैया हर चीज को ना सिस्टमेटिक करो। इसने एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर दिया, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया जिसमें ना हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से हो, हर चीज एक बने बनाए डिफाइंड पैटर्न के ऊपर होनी चाहिए, ताकि कोई बंदा उससे डेविएट ना कर सके और कोई बंदा अपनी मर्जी ना चला सके। मतलब आप पाक आर्मी में हैं, आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आपका दिल कर रहा है कि मैं इस टाइम जाके छोले भटूरे खाऊं, तो भाई नहीं खा सकते, आपके रूल में नहीं लिखा, आप कुछ कर लो। तो लिहाजा आपको वहीं पे करना है, हर चीज लिखी पढ़ी जगह पे होनी चाहिए। तो उसने एक एग्जांपल दी, उसने कहा कि वेबर, एक तो ये जर्मन साइंसदान, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सिर्फ आवाज आ रही है। सर अब भाई पहले नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, वो माइक थोड़ा सा किया होगा, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की थी। चलें, तो बात करते थे हम कि ना वेबर की, वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो इस भाई साहब ने क्या कहते हैं थोड़ी सी की और इसने कहा कि ना ऑर्गेनाइजेशन को ना ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए। इसने बैठ के जनाब ये अपनी तरफ से ना एक धमाका कर रही है भैया ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए। भाई वजह होना चाहिए, तो फिर उसने उसकी रीजन बताई। एक्चुअली देखो, इसने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी, इसने ये बताया कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी मतलब कट रही ब्यूरोक्रेसी। है आवाज आपकी, जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, और आपको भी कट के आ रही है, क्लियर आ रही है वैसे? सर कट के आ रही है। कट के आ रही है मेरे पास यार, नेट तो बड़ा अब थोड़ी बहुत सही है, बीच में से माइक की डिस्टरबेंस है। अच्छा, नेट वो की माइक नहीं है। था, हो गया था माइक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। चलें, नेट तो परफेक्ट आ रहा है, आगे चलते हैं। तो इसने कहा कि भैया वेबर ने आइडियल ब्यूरोक्रेसी के कुछ रूल्स दिए। इसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में पहले इसने बताया कि उसके फायदे क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली होता क्या। उसने कहा कि भैया ह्यूमन एक्टिविटीज रैशनलाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। रैशनलाइज्ड का क्या मतलब होता है, कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है उर्दू में? कोई भाई साहब अल्लाह का बंदा? चलें, रैशनलाइज्ड का मतलब होता है लॉजिकल, हर चीज सीक्वेंस में किसी लॉजिक के थ्रू हो।
ठीक है। और कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, मतलब हर चीज एक तो लॉजिकल होनी चाहिए, दूसरा एक दूसरे के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। तो उसने सबसे पहले बताया कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो रैशनलाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने बात की एज पर दिस थ्योरी द सिस्टम इन मेनली डिवीजन ऑफ लेबर एंड बाय क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, कुछ भी नहीं है, आपने ये पूरे का पूरा उड़ा देना। डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इन रियलिटी, वो कहता है कि भैया परफेक्ट तो रियलिटी होती नहीं। अच्छा, अब हमारे लिए इसमें वेबर में काम किया है, वो क्या हमारा क्वेश्चन आएगा कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो कि वेबर्स के मुताबिक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के होते हैं। हम आगे भी ब्यूरोक्रेसी का पढ़ेंगे, तो हमने इस पूरी थ्योरी में कीवर्ड क्या निकाला हमने, आइडियल का। आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो होगी वो सिर्फ वेबर के साथ लिंक होगी। अगर कहीं पे भी आता है वेबर नहीं लिखता तो वो कहते हैं कि भाई आप आइडियल ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर दें, तो वहां पर आपने वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी आपने देनी है। समझ आ गई चीज को। आइडियल जो वर्ड है ये हमारा की वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि भैया देयर शुड बी अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट डाउन टू वर्कर्स एट द बॉटम। देखो वो कहते हैं कि भैया ब्यूरोक्रेसियां चलती रहती हैं, बहुत जगह पे होती हैं, रूल्स भी हर जगह पे होते हैं, रेगुलेशन भी हर जगह पे होते हैं, लेकिन परफेक्ट ब्यूरोक्रेसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना वो ये वाले होंगे। अगर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगी, आइडियल ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगी। पहले उसने कहा देयर शुड बी हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है, मतलब वहां पे एक डिफाइंड लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। मतलब मैनेजर है तो उसके ऊपर अथॉरिटी जो हो वो डायरेक्टर को होगी, डायरेक्टर के ऊपर अथॉरिटी शेयर होल्डर को होगी, इस तरह मैनेजर की अथॉरिटी सुपरवाइजर के ऊपर होगी, सुपरवाइजर की सीनियर्स के ऊपर, सीनियर्स की सेमी सीनियर्स के ऊपर। तो एक क्लियर लाइन होनी चाहिए अथॉरिटी की, जिसमें उनकी अथॉरिटी डिफाइंड होनी चाहिए, कहाँ से, टॉप मैनेजमेंट से डाउन वर्कर तक, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहा कि भैया ब्यूरोक्रेसी की अथॉरिटी होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट से बॉटम तक। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि ऑफिसर शुड बी रैंक्ड इन अ हायरार्किकल ऑर्डर विद इंफॉर्मेशन फ्लोइंग अप द चेन ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन पासिंग डाउन द चेन। आप इसको सिंपल सा कर सकते हैं कि भैया जो इंफॉर्मेशन हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, और इंफॉर्मेशन शुड बी फ्लोन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू डाउन वर्कर, एंड द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शन शुड बी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द वर्कर, एंड फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी बॉटम मैनेजमेंट टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक हो गया। मतलब पूरे इस पैराग्राफ में आपने सिर्फ पहले ये पढ़ना है कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है कि जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो नीचे से ऊपर जाएंगी और इंस्ट्रक्शन जो ऊपर से नीचे आएंगी। मतलब सिंपल सा यार, एक जनरल अपने ध्यान में आइडिया रख लो ना कि जो क्या कहते हैं सीनियर लोग होते हैं, डायरेक्टर जो शेयर होल्डर होते हैं, वो नीचे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, वो इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जबकि नीचे वाला जो अमला होता है ऊपर वालों को इन्फॉर्म कर रहा होता है अपनी कारकर्दगी के बारे में या मुख्तलिफ चीजों के बारे में। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया कि भैया क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट से डाउन मैनेजमेंट तक, बॉटम तक। दूसरा हमारे पास क्या आया कि भैया इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होना चाहिए वो नीचे से ऊपर की तरफ हो और इंस्ट्रक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो। ठीक है, इसको आप अपनी वर्डिंग में करना चाहे कर सकते हैं, इसको रट्टा भी मारना चाहे तो मार सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, एन आइडियल ब्यूरोक्रेसी शुड ऑपरेट इन एन इम्पर्सनल एंड इम्पार्शियल वे। इम्पर्सनल क्या मतलब होता है, इम्पार्शियल का तो काफी सारों को पता होगा, इम्पर्सनल का क्या मतलब होता है बताएगा कोई? सर जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो। हाँ, जिसमें उसका अपना इन्फ्लुएंस ना हो, जिसमें वो बाइस ना हो रहा हो, बाइस हुए बगैर इम्पर्सनल वे में। देखो जब हर चीज करनी है लिखे लिखाए तरीके से तो वो पर्सनली बेचारा क्या कर सकता है, वो ब्लॉग सोचते रहे। मैंने अभी कहा कि भाई छोले भटूरे खाने हैं बॉर्डर पे खड़े बंदे को, तो वो तो नहीं खा सकता ना, उसने तो वहीं पे खड़े रहना है। तो लिहाजा जो आज वो कर्नल की बीवी किस किस ने देख लिया भाई आप में से? वो सिर्फ देखिए, मैंने देखा। किस आपने सर देखिए, जी देख लिया? देखिए सर। तो वो भाई वो जी। बेशक कर्नल की बीवी है, उनके रूल में नहीं लिखा कि वो सड़क खुलवा सके, तो वो नहीं खुलवा सकते, उसमें केस हो गया। तो लिहाजा इम्पर्सनल और इम्पार्शियल वे में होना चाहिए। तो वो कहते हैं लग नहीं रही थी वो कर्नल की बीवी, जी लग नहीं रही थी कर्नल की बीवी। नहीं, वो निकल नहीं आया, वो वकील की बीवी है यार, अभी तो उसकी पूरा वो वकील आ की? हाँ वो वकील की बीवी है, और वकील साहब के भी वो आ चुके हैं, उनकी तो शादी तक की तस्वीरें निकालनी है हमारी पाकिस्तान की क्रिएटिव है वहां पे। यार वेले लोग हैं, हद है, इतने वेले हैं। सही। उसकी शादी की तस्वीरें ढूंढ ले। चले खैर, अल्लाह ताला खुश रखे और हिदायत दे। आगे चलते हैं। हाँ। कहते हैं एन आइडियल ब्यूरोक्रेसी शुड ऑपरेट इन एन इम्पर्सनल एंड इम्पार्शियल वे। आइडियल ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वो हर चीज लिखे पढ़े तरीके से हो, वहां पे किसी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटी। इसको यहाँ से तोड़ ले, इसका पॉइंट बनाए।
हर चीज को छोटे छोटे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। वो कहते हैं उनके देयर शुड बी अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज के बारे में क्लियर हर किसी को पता होगा वो कौन सा काम कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होनी चाहिए और काम करने कोई प्रोसीजर भी डिफाइन होनी चाहिए और एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी डिफाइन हो। मतलब आप आर्मी में देख सकते हैं कि वहां के उनकी बिहेवियर तक डिफाइन होते हैं, उनकी बात करने की जो टोन होती है उसको जज किया जाता है, उससे भी मीनिंग निकाले जा रहे होते हैं कि एक हाथ से हाथ मिला रहे हैं, दो हाथ से मिला रहे हैं, खड़े होके मिल रहे हैं या बैठ के मिल रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। और सलूट की भी डिफरेंट टाइप है, हाथ नीचे है या हाथ ऊपर है, सीनियर जूनियर हायरार्की का मसला। तो लिहाजा उनके बिहेवियर तक जो है ना वो डिफाइंड होने चाहिए। फिर उसने कहा देयर शुड बी रिटन रूल ऑफ कंडक्ट, मतलब रिटन में उनका लॉ होना चाहिए। देयर शुड बी प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों की प्रमोशन हो वो उनकी अचीवमेंट के बेस पे हो, ना कि चाचे मामे ताए के होने की बेस पे हो, ना कि आपका फर्म का पार्टनर आपका जानने वाला है तो उस बेस पे आप हो जाएं। तो कोई भी इस तरह का रिश्ता उसमें नहीं आना चाहिए, प्रमोशन उनकी अचीवमेंट के बेस पे। देयर शुड बी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, काम की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा हमारे पास 10 मिनट है और उसके बाद नया सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो ये ध्यान में रख लें। फिर उसने कहा द आइडियल ब्यूरोक्रेसी विल अचीव एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, तो इसके बाद क्या होगा कि जब ये सारी कंडीशन ऊपर वाली मीट हो जाएंगी, कितनी हो गई मैं कह रहा हूँ इसको नंबर ना दे लें हम, इस तरह मसला हो रहा है हमारे लिए। तो ये है हमारे पास 8 जब ऊपर वाली ये 7 खसूसियात पूरी हो जाएंगी तो आइडियल ब्यूरोक्रेसी अपने ऑपरेशन में एफिशिएंसी अचीव कर लेगी। वाह जी वाह, भाई साहब ने बुक उठाई और उसने एक किस्म का ना वो कोला खोल दिया कि ये कुछ होना है। तो क्या पढ़ा हमने, वेबर साहब ने फरमाया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों ब्यूरोक्रेसी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी रैशनलाइज और कोऑर्डिनेटेड होती है। ठीक हो गया। उसने कहा कि भैया ब्यूरोक्रेसी तो कहीं पे परफेक्ट होती नहीं, लेकिन आइडियल ब्यूरोक्रेसी के लिए कम अज कम ये नीचे वाली खसूसियात अगर उसके अंदर शामिल कर ली जाए तो ब्यूरोक्रेसी आइडियल हो जाएगी। पहले उसने खसूसियात बताई कि भैया वहां पे हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट डाउन मैनेजमेंट। दूसरा कहा कि भैया ऑफिसर्स को हायरार्किकल ऑर्डर में होना चाहिए और इंफॉर्मेशन जो हो वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे और डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करे। तीसरे नंबर पे कहा कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है वो बगैर किसी के बाइस के इंटरेस्ट के में मूव होनी चाहिए, वो इम्पार्शनल और इम्पर्सनल वे में चलनी चाहिए। फिर उसने कहा कि भैया हर ड्यूटी, हर बंदे की जो पोजीशन है उसके ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसीजर और उनके एक्सपेक्टेड बिहेवियर तक डिफाइन होने चाहिए। फिर उसने कहा कि भैया वहाँ उनका जो रूल्स होगा वो रिटर्न में हो, उनका रूल ऑफ कंडक्ट रिटर्न में होना चाहिए, उनका लॉ रिटर्न में होना चाहिए। फिर उसने कहा कि जो लोगों की प्रमोशन हो वो चाचे मामे की बेस पे ना हो, वो उनकी अचीवमेंट की बेस पे हो। और फिर उसने कहा कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो। जब आप ये 7 कंडीशन मीट कर लेंगे तो उसने एंड पे भाईजान ने नतीजा निकाल के साइड पे रखा कि आपने अपने ऑपरेशन में एफिशिएंसी अचीव कर ली है। ठीक है, इसमें कहीं पे किसी का क्वेश्चन? मुसलमानों No, बोलो। no sir. हाँ, रोजा रखते नहीं है ऊपर से चले चलते हैं। सॉरी। तो यहाँ तक उसने ये कहा कि भैया इस तरह की एक ब्यूरोक्रेसी हो सकती है। कल हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल। फिर एप्लीकेशन मॉडर्न वर्क प्लेस ब्ला 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 कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन हमें पता ही है, मॉडर्न वर्क प्लेस में हमारे पास एग्जांपल भी है, सारा कुछ है पड़ा, कहाँ पे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना। हाँ, इसमें से एक चीज आ सकती है कि क्वेश्चन आ सकता है कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे अभी आपसे इससे कुछ नहीं लेने देना, आप इस पे तैयारी करो और मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि टेस्ट में ये क्वेश्चन मैं दूंगा। मैं भी से आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन क्या होगा। देखो कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपनाना क्यों जरूरी है, और ये क्वेश्चन भी होगा कम से कम 7 से 8 नंबर का। मुझे आपने इसमें से मुख्तलिफ पॉइंट ढूंढ के देने हैं। प्रैक्टिस वाला पढ़ेंगे, इसमें से 1-2 पॉइंट मिलेंगे, ऊपर वाली थ्योरी पढ़ेंगे उसमें से 2-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो ये आप अभी से नोट कर लें कि भैया किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपनाना जरूरी क्यों होता है। समझ आ गई? क्लियर है? मुदस्सिर समझ आ गई? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपके पेपर में दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 नंबर का होगा, आपने इसमें से निकालना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अपने आप में क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना क्यों जरूरी होता है, या उसकी क्या वजूहात होती हैं, या उसके क्या फायदे होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके ऊपर भैया साहब के ऊपर। जब उसने ये दिया, अपनी थ्योरी दी, तो काफी सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ले भाई ये ऐसे ही कर जाए, हम पाकिस्तानी है, हम तो टांगे खींचेंगे, ये क्यों करके देंगे।
उन्होंने इसे क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। खैर वो पाकिस्तानी नहीं थे तो उनकी क्रिटिसिज्म जो है वो काफी हद तक वैलिड थी। पहली क्रिटिसिज्म क्या है कि भैया रेड टेपिज्म इन्वॉल्व होती है, पेन पुशिंग होती है और सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क होता है। ठीक है, एक पॉइंट उसने ये कहा कि भैया हर चीज क्योंकि पेपर वर्क के थ्रू हो रही होती है, रिटर्न रूल के थ्रू हो रही होती है, लिहाजा बहुत लेंथी हो रही होती है, अननेसेसरी कई जगहों पे काम होते हैं। जिस तरह की अभी आप चले जाएं, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। कौन सी एग्जांपल दो आपको, सीधी सादी सी। आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, वहां पे जाएंगे ना, वो आपको कहेंगे अपनी रिटर्न लेके आओ, अपने फाइल स्टेटस ले आओ, अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले आओ। हालांकि भाईजान सारा का सारा कुछ जो है वो एक थंब इंप्रेशन से ना वापडा नादरा और एफबीआई की वेबसाइट से उठा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की, लेकिन इतना बड़ा पेपर वर्क वो कराते हैं, सिग्नेचर ले रहे होते हैं, ये ले रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं। वैसे क्या जरूरत है, सिंपल एक थंब इंप्रेशन एट द एंड। अच्छा, मजे की बात मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई इतने सारे सिग्नेचर लेने के बाद फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हो? अगर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो फिर वही रखो, से एक जगह दी जगह पे सिग्नेचर ले लो, तुम्हें नादरा का रिकॉर्ड सारा कुछ वहीं से वेरीफाई हो जाता है, एफबीआर से तुम्हें उसके रिटर्न वगैरह और फाइलर या टैक्स वगैरह की डिटेल वहां से मिल जाती है। तो लिहाजा रेड टैपिज्म का इसमें बहुत ज्यादा वो होता है, अमल दखल होता है। दूसरा नंबर क्या है, इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टुडे और ब्यूरोक्रेटिक। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, किसी हद तक ये बंदा ठीक भी कहता है, अच्छा बंदा है, तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऑपरेट्स विद क्लियर इंपार्शियल रूल्स प्रोसीजर्स। अब इसमें से भी आपको एक पॉइंट मिलने वाला है, जो मैं आपको कल क्वेश्चन दूंगा परसों, कल या परसों हम इंशाल्लाह करेंगे, कल परसों। अच्छा, कल क्लास लेनी है आपने बेटा जी? कल क्लास रखे ना मुदस्सिर किंदा? जैसे आपकी मर्जी सर। मैं तो भाई ईद को भी तैयार हूँ। मेरे स्टूडेंट पास होके जब मुझे मैसेज करते हैं ना, तो वो मेरी ईद हो जाती है, मुझे इसमें टेंशन नहीं है। आप बताएं। रख लेते हैं सर। ठीक है, कल की इंशाल्लाह क्लास होगी, फिर आगे छुट्टियां करेंगे उसकी। आपको ईद वाले दिन शाम 4 बजे तक कल से छुट्टी हो जाएगी। चले मूव करते हैं। तो इसमें से भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर हम कल क्लास रखेंगे, क्लास के फौरन बाद मैं आपको टेस्ट दे दूंगा, फिर वो आप करते रहिएगा, और इंशाल्लाह फिर ईद के बाद हम टेस्ट डिस्कस भी करेंगे और फिर हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया? ओके। आगे चलते हैं। तो उन्होंने मतलब सिंपल सी बात की कि भैया एक पॉइंट उन्होंने दिया क्रिटिसिज्म का, ये क्रिटिसिज्म जस्टिस के ऊपर एक पॉइंट बन रहा है। तो दूसरा फिर उन्होंने कहा कि बहरहाल कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें काम कर रही हैं, तो इसको आप रेड कर दें। तो इस पूरे पेज में फिलहाल हमें सिर्फ ये एक नीनी सी लाइन मिली है करने के लिए, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। नीचे डायग्राम है, इसको आप पढ़िएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ आने वाली ना हो। सिंपल हम इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो अपने 20 मिनट मजीद वेस्ट कर देंगे। जो ऊपर वाली चीजें पढ़ के आए हैं वही है। अब हम चलते हैं रोज मैरी स्टीवर्ट के ऊपर। एक टॉपिक ये वाला भी आज कर लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। रोज मैरी स्टीवर्ट, सारे बंदे ही बंदे आ रहे थे, तो वो क्या कहते हैं, वो लेडीज फर्स्ट और जेंडर इक्वालिटी और वो क्या कहते हैं, वो वाले सारे बेचारे परेशान हो रहे थे, ये तो सारा कुछ बंदे ले गए। तो बीबी जी उठी, कहीं से सोई हुई थी, उठी और उन्होंने कहा कि भैया जी इज अ मॉडर्न यूके राइटर। तो ये बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, जाहिर बात है इक्वालिटी की बातें तो मॉडर्न लोग ही करते हैं। और उसने क्या कहते हैं, मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर ये राइटर थी। शी हैज समराइज द 4 मेन फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज फॉलोज। ये उसने फीचर बताया। मुझे एक बात बताओ कि भैया हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, तो कौन सा की पॉइंट हमें रोजमेरी से, इसे रोजमेरी से जो हमने ऊपर पढ़ा, ये वाली ब्यूरोक्रेसी, आइडियल ब्यूरोक्रेसी, इससे कौन सा पॉइंट जो है वो कर रहा है वेबर्स की ब्यूरोक्रेसी से, इसको पोर्शन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ओके फीचर सर। हाँ ठीक है, एक भी हो सकता है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा बात यह है कि भाई इसने जस्ट ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक बताए। इसने ये बताया कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, जबकि वो जो वेबर था उसने आइडियल ब्यूरोक्रेसी का बताया। अगर सिंपल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आता है, सिंपल ब्यूरोक्रेटिक, तो ज्यादातर केस में अगर वो रोजमेरी का क्वेश्चन पूछता है, और मैंने अभी तक जितने भी पास पेपर देखे तो उसमें इसका नाम यूज करता है, लाजमी यूज करता है, ब्यूरोक्रेसी का नाम, रोजमेरी का नाम लेता है। नहीं भी लेगा तो अगर वो सिंपल कहता है कि भैया एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके फ्यूचर लिख दें, फीचर लिख दें, तो वो 4 होंगे। अगर वो लिखते हैं कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक लिखे, तो वो फिर आपने ऊपर वाले 8 लिखने होंगे जो वेबर की हैं। तो इसमें हमने एक डिफरेंस कर लिया। और 4 मेन फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसका हमने की पॉइंट हाईलाइट किया इसके साथ ही। अच्छा, इस बीबी ने कहा कि देखो यार, वो तो जो मर्जी बातें कर रहा है, वो तो आइडियल बातें कर रहा है, बड़ा बंदा है, करता रहे भाई, कौन पूछने वाला उससे।
तो उसकी मर्जी है, बादशाह है, लेकिन कम से कम यार लोगों को ये तो बताओगे ब्यूरोक्रेसी होती क्या है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा बैठे उसे कैसे पता चलेगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक है। तुम तो सीधा उठ के आइडियल वाली स्टेट पे चले गए हो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहते हैं। तो उसने कुछ फीचर बताया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्जिस्ट कर जाए ना तो वो किसी हद तक ब्यूरोक्रेटिक हो जाती है। पहला फीचर क्या था, स्पेशलाइजेशन। वो कहते हैं कि भाई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन हो, स्पेशलाइजेशन हम शुरू से पढ़ रहे हैं, हर थ्योरी में पढ़ रहे हैं, हमने फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा, हमने उसके बाद लेंडल के उसमें पढ़ा, फिर हमने वेबर में आके पढ़ा, फिर हम रोजमेरी में पढ़ रहे हैं। स्पेशलाइजेशन एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहते हैं, थीम है, लेकिन ये तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, लिहाजा कुछ ना कुछ हद तक तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ब्यूरोक्रेटिक ही होती हैं। ठीक है, दूसरे कहा कि वहां पे स्पेशलाइजेशन होगी, देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। इसको आप हाईलाइट करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, लिखने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। इसको नीचे से आप इसके स्टार्ट करेंगे कि भैया देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बट दिस अप्लाइज टू द जॉब नॉट टू द इंडिविजुअल। हाँ, इसने यहाँ पे थोड़ी सी अब अकल वाली बात की। उसने कहा कि जॉब को